श्रीमान योगेश जी। नमस्कार। सबसे पहले तो एक कार्यक्रम मेरे कारण ही देरी से शुरू हुआ, एक और कार्यक्रम था, तो उस कारण से मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि आधे घंटा मेरे कारण देर से शुरू हुआ और मेरे को एक और जगह जाना है, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले बोल लेता हूं ताकि मैं आराम से बोल लूं थोड़ा। इसके लिए मैंने आग्रह किया और आप सबने माना, आपका बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर धनंजय जोशी, वाइस चांसलर, टीचर्स यूनिवर्सिटी दिल्ली, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, माननीय अजय कुमार जी, बौद्धिक शिक्षण प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, अजय। नॉर्मली मैं सोच रहा था अजय, पर मैंने कहा आपके माँ बाप कितने अच्छे रहे कि एक अच्छा सा नाम दिया, अजय। आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर गीता भट्ट, डायरेक्टर एनसीवेब, प्रोफेसर विनोद शर्मा, प्रोफेसर राकेश कुमार पांडे, इंद्रप्रस्थ अध्ययन प्रमुख, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र, आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, जिनको बहुत वर्ष से मैं जानता भी हूँ और आज जो अच्छे दिन देश के आने लगे हैं उसमें इनकी समझ और मेहनत बहुत लगी हुई है, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्री उत्तम जी, श्री नवीन जी, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के कार्यकर्ता, बहनों और बंधुओं, बहुत सारे प्राध्यापक यहाँ बैठे हैं, प्राध्यापक, शिक्षाविद, और इस सभागार में जितने सब बैठे हैं, आप सबको भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को विकसित बनाने में आपकी एक भूमिका होने वाली है। उस भूमिका के लिए आपके मन तैयार हों, इसके लिए मैं प्रभु से कामना करता हूँ। और आज का जो विषय है, वर्तमान में उभरते भारत की चुनौतियां एवं समाधान, ये विषय बहुत सार्थक है और बहुत ज़रूरी भी है और बहुत समझ से इस पर बात करने की आवश्यकता भी है। क्या भारत वास्तव में बदल रहा है? तो कुछ प्रश्न उठते हैं मन में जब हम कहते हैं कि उभरता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत, अच्छा लगता हुआ भारत। तो क्या भारत वास्तव में बदल रहा है? क्या वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ रहा है? जब उत्थान की बात करते हैं तो भारत में उत्थान हो रहा है, तो कितना उत्थान हो रहा है? और बहुत सारे लोग बात करते हैं कि अच्छे दिन आने थे, आए नहीं। तो अच्छे दिन आए हैं क्या या आने वाले हैं क्या? इन प्रश्नों पर इसलिए भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये समय ऐसा है जब भारत के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र होगा। ये संकल्प उन्होंने भारत के बच्चों के भरोसे पे लिया, हम सबके भरोसे पे लिया कि हम लोग यदि अच्छे से काम करेंगे, अपना अपना योगदान करेंगे, तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। और उन्होंने जो संकल्प लिया, ये भारत की सरकार का संकल्प है। भारत की सरकार के संकल्प के साथ ये भारत के 140 करोड़ लोगों का संपर्क है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। ऐसा मन में भाव आता है? क्या बात है, कितना अच्छा भाव है, आता है क्या? अरे हाँ बोल दो ना। हाँ, ऐसा बोल भी देना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। पर मुझे भी और बहुत सारे लोगों को ये बदलता हुआ भारत दिखने लगा है, महसूस भी होने लगा है। पिछले दिनों मैंने हरिओम पंवार साहब को बहुत बार कोट किया है। ये विषय ही ऐसा है कि मुझे फिर से उनको कोट करने का मन करता है। अभी पिछले सप्ताह ही हरिओम पंवार जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने लगभग वैसी बात कही कि देश में लीडरशिप अच्छी हो तो क्या हो सकता है, देश का नेतृत्व समझदार हो तो क्या हो सकता है। इसका एक उदाहरण देता हूं। हरिओम पंवार साहब को सब जानते हैं, हिंदी भाषा के कवि हैं और सामान्यतः सरकारों की आलोचना करने के लिए ही जाने जाते रहे और उन्होंने बहुत आलोचना भी करी हर सरकार की। ये जब सदी शुरू हुई तो वो गाया करते थे, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। वो कहते थे कि जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, तो सारा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। इतना डर डर के दुनिया से क्या ले लेंगे हम, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम। ये वो गाते थे। इसमें पंवार साहब का दुख भी था, दर्द भी था, समझ भी थी और एक आक्रोश भी था जो उन्होंने बहुत सारे लोगों से रखा, सरकारों से रखा कि कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम, यानी जो समर्पण हो जाता था उसका भी भाव था इसमें। तो मैं सोचने लगा कि ये बदलते भारत में आज के संदर्भ में पंवार साहब ये गाना, ये पंक्तियां तो नहीं गा सकते, और यदि कोई गाएगा, वो गाएंगे तो कोई लेगा नहीं उनको।
और कोई मानेगा नहीं देश के अंदर। मानोगे क्या? नहीं मानेगा कोई भी आज कि जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, आज तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। तो मैंने सोचा कि वो क्या गा रहे हैं आजकल, है अजय जी, मैंने सोचा क्या गा रहे हैं आजकल पंवार साहब। तो पंवार साहब आजकल गा रहे हैं और वो बदले ऐसे हैं, तो जो बदलता भारत है, कहते हैं ना कवि जल्दी पहचानता है। तो आज पंवार साहब क्या गा रहे हैं? भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है उभरता हुआ भारत, ये है नया भारत। और जिसके प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि भारत को विकसित करेंगे 2047 तक, तो उनके मन में भाव रहा होगा, पहला तो काम वो जो है वो सही भी है कि भारत से गरीबी को दूर करना, भारत से गरीबी को दूर करना। सब काम उसके बाद शुरू होंगे, लेकिन भारत से गरीबी को दूर करना। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट में बैठे हैं? बहुत सारे बैठे होंगे, थोड़े लोग बैठे हैं, पर चिंता नहीं करें, जो नहीं बैठे हैं जल्दी बैठेंगे आप एयरक्राफ्ट में। और जब आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, तो आपके मन में यह भाव कभी नहीं आता कि ये एयरक्राफ्ट गिर जाएगा, नहीं आता। और आपको भरोसा होता है कि ये जो पायलट चला रहे हैं ये समझदार हैं और ये संभाल लेंगे, कोई परिस्थिति भी खराब आएगी तो। और कभी कभी एयर डेंसिटी में बदलाव के कारण से टर्बुलेंस होता है और जहाज हिलने लगता है, तो आपके मन में कहीं छोटा मोटा भय तो आता होगा, पर यह नहीं भय आता कभी कि गिर जाएगा एयरक्राफ्ट। और यदि आपको लगे कि ये गिर सकता है, तो आप एयरक्राफ्ट में बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे आप एयरक्राफ्ट में कि गिर जाएगा यार, 11 किलोमीटर ऊपर लेकर गए हैं, कहीं गिरा ना दें। पर आपको भरोसा होता है कि ये गिरेगा नहीं, हम सेफ लैंडिंग करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये तो 2047 के अभियान का जो जहाज है, आप इसमें शांति से बैठिए। ये पायलट समझदार हैं, अनुभवी हैं, ये पायलट समझदार हैं, अनुभवी हैं, और आपको 2047 में सेफ लैंडिंग कराएंगे विकसित भारत में। ये है बदलता हुआ भारत, ये है नया भारत। एक और कुछ उभरते नए भारत की जब बात हम करते हैं, तो जैसे अभी पंवार साहब की बात थी कि हमने आर्टिकल 370 को हटाया, बहुत मुश्किल काम था, लेकिन देश ने इसको किया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ, कितने सदियों का एक संघर्ष पूरा हुआ। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि कितने लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई दिन आएगा कि जिस दिन ये होगा। मुझे ये नहीं मालूम कि दिल्ली में कितने लोग ऐसे हैं, मैं जानता नहीं, लेकिन जब मैं गुजरात में सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था, तो वहाँ मुझे बहुत सारे गुजरात के लोग मिलने आते थे। किसी ने चाय छोड़ रखी थी, किसी ने फल छोड़ रखे थे, किसी ने कुछ छोड़ रखा था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो शुरू करेंगे। तो बहुत सारे लोग मिलते थे, तो उनका लोग मजाक उड़ाते थे कि ये इस ज़िंदगी में तो चाय नहीं पी पाएंगे, या इस ज़िंदगी में किसी ने छोड़ा हुआ है कि मानो कि मैं जूता नहीं पहनूंगा, तो इस ज़िंदगी में तो जूते नहीं पहन पाएंगे, ऐसा मजाक होता था। किसी ने सोचा नहीं था, पर ये काम हुआ ना। ये बदलता हुआ भारत है। स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, फाइनेस्ट डेमोक्रेसी है भारत संसार की। भारत में कभी सत्ता को परिवर्तन के लिए संघर्ष नहीं हुआ। जो पार्टी हारी उसने आराम से सत्ता दूसरी पार्टी को दी, क्योंकि भारत के लोगों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज और उसके प्रति श्रद्धा, ये हमारे खून के अंदर है कि हम अपनी संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं करते, श्रद्धा करते हैं। चाहे वो संविधान की बात हो और चाहे वो फिर उसके अंतर्गत आने वाले सारे फ्रेमवर्क की बात हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक और बात, किसी भी सरकार का, मैं बहुत बार ये कोट करता हूं और मन से ऐसा मानता हूं, किसी भी सरकार का पहला काम है सीमाओं की सुरक्षा।
ठीक बात है ना? ये कार्यक्रम इसीलिए हो रहा है कि सीमाएं सुरक्षित हैं। अगर आपको लगे कि मिसाइल अटैक हो सकता है तो आपके मन में भय आएगा ना। कई देशों में बहुत भय रहता है आजकल इस बात का कि पता नहीं कब अटैक हो जाए हमारे देश पे। पर यहां भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। पहला काम है सीमाओं की सुरक्षा, सरकार का दूसरा काम है सीमाओं की सुरक्षा, सरकार का तीसरा काम है सीमाओं की सुरक्षा, सरकार का 10वां काम भी यह है कि सीमाओं की सुरक्षा। किसी भी सरकार के कामों का जब मूल्यांकन करना मेरे देश के बच्चों, पहले 10 कामों में यही है, उसके बाद करना दूसरे कामों का मूल्यांकन। क्योंकि जब जब हम हारे हैं, आप उस पीढ़ी से आते हैं जिसका जो देश 800 बरस की गुलामी झेला है। यहां सब अच्छा था, पैसा था, समझ थी, संस्कार था, ज्ञान परंपरा थी, सब कुछ था, और 800 साल की गुलामी हमने झेली है। इसका मतलब कहीं कोई कमी तो होगी ना हमारे अंदर भी। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उन कमियों पर सोचना भी हमको चाहिए कि क्या वो कमियां जो हैं वो हमने दूर कर दी हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या वो कमियां हमने दूर कर दी हैं? इमोशनली, स्ट्रक्चरली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली करी हैं क्या हमने दूर? अगर उभरते नए भारत को, उभरते भारत की जब बात करते हैं तो इस पर चर्चा होने की बहुत आवश्यकता है। जब मुझे एक बात पता लगी, मैं अंबेडकर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हो गया एक बात पे। आजकल मैं कई बार ये बात कह रहा हूं। क्या था, 1930 से लेकर और 1940 के बीच में भारत में यह बहस हो रही थी कि भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए भी कि नहीं चाहिए। इस पर बहस हो रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए या नहीं चाहिए भारत के अंदर, इसकी आवश्यकता क्या है। किसी को डर था कि हिंदू मेजॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर भारी पड़ सकती है, इसलिए हम इसका विरोध करें। किसी को यह डर था कि एक नई व्यवस्था बन जाएगी, कुछ लोग बहुत ताकतवर हो जाएंगे, इसकी क्या आवश्यकता है, भारत में कोई ऐसी केंद्रित व्यवस्था थी नहीं। तो ऐसे समय में जब इस पर विचार चल रहा था तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि इस देश को मजबूत रखना है तो एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से चुप रह गए उस समय, लेकिन उन्होंने उस समय ये बोलने की, कहने की हिम्मत करी। और खास क्या है, जब 47 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का काम मिला, तब ये इशू तो देश में पूरा हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक होगी देश के अंदर। हम उससे बाहर आए हैं बात करते करते। आप आज सोचें तो सही ना, कहां से बाहर आए हैं देश को मजबूत करने के लिए। अगर 800 वर्ष में आक्रमण हुए, वो चाणक्य की 300 BC देख लीजिए। चाणक्य तब भाग रहे थे इनको संगठित करते हुए कि वो आने वाला है, हमको इकट्ठे हो रहे हैं, जनपदों में बटा ये देश, राजाओं के स्वार्थों के कारण जूझता ये देश, उनसे कैसे आक्रमण की रक्षा कर पाएगा। और ये 1930 में ये प्रश्न फिर से खड़ा हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की देश में आवश्यकता भी है कि नहीं आवश्यकता है। बहुत चर्चा हुई इसके ऊपर। और जब 47 में बात आई कि ये सब्जेक्ट पूरा हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो स्ट्रांग होगी, लेकिन बनाई कैसे जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे लोगों का मत था, शायद पॉलिटिकली करेक्ट होगा, मुझे कितना बोलना चाहिए, मैं भी थोड़ा घबरा के बोलता हूं इस बात पे, कि ग्राम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा और पंचायतों के चुने हुए जो लोग हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चुनेंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी जाएगी। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। जो लोग इसके विरोध में भी मन से थे उनको बोलने की ताकत नहीं थी, क्योंकि ग्राम आधारित व्यवस्था जो थी बहुत बड़े बड़े नेताओं का सपना था इस देश के अंदर। पर उसका परिणाम तो देखो ना क्या बनेगा। उस समय BN राव साहब ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, अंबेडकर साहब ने बहुत विरोध किया और कन्विंस किया बहुत सारे लोगों के भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए और उसको डायरेक्ट देश के लोग इलेक्ट करें, तब वो मजबूत बनेगी। इतने बड़े देश पे जवाबदेही होनी चाहिए। और ये बात हुई, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। यानी स्ट्रक्चरली हमने आज क्या है, 10-15 लाख की फौज है, आज सीमाएं अगर सुरक्षित हैं, कोई आक्रमण करे ऐसा हो नहीं सकता, और होगा तो पूरा देश रिटेलिएट करेगा उस पर। ये व्यवस्था का निर्माण हुआ। एक कमी हमने दूर करी, इसमें एक कमी हमने दूर करी। मैं अपने फोर फादर्स का, जो भी सब हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि 800 साल की गुलामी से हमने सबक लेते हुए एक काम तो अच्छा कर लिया देश के अंदर। मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और अभी तो और अच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत स्ट्रक्चरली भी है, पॉलिटिकली भी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी है। इसीलिए भारत के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का इस तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।
और भारत तो बहुत अच्छा कर रहा है। भारत ने कहा कि अभी भारत में कोई दूसरा 11वां काम क्या है कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए, उसके राज्य में कोई भूखा न सोए। और भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री अन्न योजना जो शुरू करी, उसमें 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जाता है। कई लोग कहते हैं इसकी क्या आवश्यकता है, बहुत सारे लोगों के पास है। बात आवश्यकता की नहीं है, सरकार का काम है 11वां ये कि सुनिश्चित करना कि उसके राज्य में कोई भूखा न सोए। और अगर इन 11 कामों पर कोई सरकार 100 में 100 नंबर लेती है तो अच्छे दिन तो आएंगे, वो बचेंगे कैसे? ये भारत के बच्चों को सोचने की आवश्यकता है। अभी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हमने न जाने क्या क्या किया है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाया, वो सरकार ने बनाया। और आज मेरे ख्याल से इस हॉल में जितने भी लोग हैं, हम उसको ट्रांजैक्शंस करते ही हैं। तो पहले जो टेक्नोलॉजी के प्रति कहा जाता था कि भारत के लोग विरोधी हैं टेक्नोलॉजी के, अच्छा भाव नहीं रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत के लोग टेक्नोलॉजी में अच्छा भाव भी रखते हैं, उसको इमीडिएटली अडॉप्ट भी करते हैं और नई टेक्नोलॉजी बनाने की दिशा में काम भी करते हैं। भारत ने सिद्ध किया, न जाने कितने एग्जाम्पल हैं, आज वक्त नहीं उनको देने का। लेकिन सबसे अच्छा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो बनाया, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया, जो आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट कंपनी है इनकी, जो सेफ्टी भी देती है। आपको आज डर नहीं लगता है कि मेरे पैसे को कोई ले जाएगा, कि आपके बैंक अकाउंट और आपके किसी भी पेटीएम और गूगल पे और किसी पे के बीच में ये लेयर है जो कि हमको सेफ्टी देती है। संसार के कितने देशों ने ऐसा किया? नहीं किया, कर नहीं पाए अभी, और अब करेंगे। यानी नए नए एरियाज में हम लीड ले रहे हैं। एक और बात, आज भारत में 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, 30 करोड़ यूपीआई यूजर्स हैं, और आज हम सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के बन गए। जब 14 में क्या था मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के साथ। 2014 में भारत 100% मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था। 5 करोड़ मोबाइल फोन भारत में हर महीने खरीदे जाते थे। यानी इतनी सारी डिमांड थी, हम 100% इंपोर्ट करते थे। और ऑयल के बाद में हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट बिल इलेक्ट्रॉनिक्स पे था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट पे था। अब देखिए आज क्या हालत है कि हम एक्सपोर्ट करने लगे मोबाइल फोन को। एक एग्जांपल देता हूं, अभी 2-3 दिन पहले अखबारों ने रिपोर्ट किया, आप सबने पढ़ा होगा, कि एप्पल आईफोन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैव सीन ए सिग्निफिकेंट राइज with figures nearly doubling from $6.27 billion in 2023 to $12.1 billion in 23-24. यानी $12.1 बिलियन आईफोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत से। दूसरा, और टोटल स्मार्टफोन जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 2014 में 100% इंपोर्ट करते थे। इस फाइनेंशियल ईयर जो गया है उसमें हमने $16.5 बिलियन एक्सपोर्ट किए हैं। और सबसे ज्यादा जो हमारा इस समय उसको यूज करने वाला देश है वो अमेरिका है, जिसने कि $6 बिलियन मोबाइल फोन इंपोर्ट करता है आज भारत से। ये बदलता भारत कि यानी 14 से पहले जो 100% हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं मोबाइल फोन के। अब कई लोग कह सकते हैं आप तो बहुत सारी ना सामान क्या है इंपोर्ट करते हैं, कंपोनेंट्स को यहाँ असेंबल करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डालते हैं और भेज देते हैं। अरे भाई ये एक दिन में होता नहीं है, ये लेवल्स हैं, सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं। आज हम पहले हम पूरा इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, अब कंपोनेंट कुछ बना रहे हैं, धीरे धीरे और ज्यादा बनाएंगे। ये स्टेप्स हैं, ये एक दिन में इनोवेशन नहीं होती किसी भी चीज की, लेकिन भारत अच्छा कर रहा है। एक और अच्छी बात क्या है कि इंडिया पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन अब 20 GB पर मंथ हो गया। आजकल सारे भारत में देख लो ना, चौकीदार से लेके ट्रैक्टर चलाने वाले से लेके स्टूडेंट्स तक, आप सब तो मोबाइल पे जूझ रहे हैं रील्स के साथ और जिस मर्जी चीज के साथ कर रहे हैं ना। और हमारा जो डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना हमारे नेटवर्क्स पे, इंडियन नेटवर्क्स पे, यूएस और चाइना के टोटल डेटा से प्लस कर दें उससे ज्यादा हमारा हो रहा है। मैं तो इसमें अच्छा ही देख रहा हूं कि बदलता हुआ भारत है, कि कोई ये नहीं आज कह सकता कि भारत जो है टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा देश नहीं है। हम तो टेक्नोलॉजी के लिए यूजेज में भी अच्छे हैं आजकल और क्रिएशन में भी अच्छे हैं। बहुत सारी इकोसिस्टम है, स्टार्टअप का जो देश में हुआ, ये सब बदलते भारत की तस्वीर है। लास्ट बात है कि जो विकसित भारत है
उसका मतलब यह है कि हमको $4 ट्रिलियन जो हमारी इकोनॉमी है, इसको $25 ट्रिलियन लेके जाना है। बहुत बड़ा दूर है, $4 ट्रिलियन से $25 ट्रिलियन हमको जाना है। लेकिन भारत को पहला ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 60 साल लगे आज़ादी के बाद। हम 2007 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, 14 में $2 ट्रिलियन की बने, 19 में $3 ट्रिलियन की बने, और आज हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हैं और हमको 25 ट्रिलियन जाना है। यानी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 के बाद हमको हर साल $1 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी में ऐड करना है, और जो हमें पहले 60 साल लगे पहले ट्रिलियन। यानी कितना बड़ा भागीरथ संकल्प है ये। इतना आसान और सरल संकल्प नहीं है ये कि $1 ट्रिलियन, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाहिए हमको 9% की। आज हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो करीब करीब पिछले क्वार्टर में तो 8.2% की आई है, और वैसे हमारी अगर एवरेज करते हैं आज़ादी के बाद से तो 5.81% की रही है। यानी बहुत लंबा हमको जाना है। और अभी जैसे हमारी गाड़ी ना प्लेटफॉर्म से छूटी है, थोड़ी सी छूटी है, अभी गाड़ी चली कहाँ है, प्लेटफॉर्म से भी ठीक से बाहर नहीं आई है अभी तो। और संसार भर में क्या बात करने लगे हैं सारे लोग, जो भारत के बच्चों को समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब मैं ऐसे आर्टिकल देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं कि हमारी गाड़ी अभी पहला स्टेशन भी नहीं निकली है, आप हमको समझा रहे हो कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे भारत को देखना चाहिए। अब टाइम हैज कम, इंडिया शुड कंसिडर क्वालिटी ऑफ ग्रोथ एज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्यों भाई, हम तो एग्रीगेट ग्रोथ से खुश हैं, हमें $25 ट्रिलियन जानी है एग्रीगेट ग्रोथ। मैं क्या कहता हूं कि कुछ चीजें 47 के बाद के लिए छोड़ देना। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है इनकी। प्रति व्यक्ति आय तो बहुत कम है, क्योंकि जो पैसा है वो बहुत सारा। अब लेकिन देखिए, पैसा जब जनरेट होगा इकोनॉमी के अंदर, सड़क बनेगी, एयरपोर्ट बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो सारे देश के लिए होगा ना, तो पर कैपिटा तो वैसे ही बढ़ेगी। लेकिन उसको अभी स्ट्रक्चरली बढ़ाने के लिए सरकार का ध्यान गलत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है वो दो तरीके से आती है, कैपेक्स लेड और एक आती है कंजम्पशन लेड। कैपेक्स लेड जो ग्रोथ है, कैपेक्स लेड का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना देश का, सड़कें बनाना देश में, पानी देना गांव में, नहरें खोदना, जहां पे भी कैपिटल लगता है। और भारत की सरकार का टोटल फोकस कैपिटल लेड पे है। आज कंजम्पशन लेड पे 3% है सिर्फ हमारा, 3% की ग्रोथ रेट है वहां। लेकिन यूरोप, यूएस और बहुत सारे जो देश हैं वहां कैपिटल लेड एक्सपेंडिचर हो चुका है ऑलरेडी। उनको यदि अपनी ग्रोथ चाहिए तो कंजम्पशन से ही आ सकती है। तो वो सारी चीज उपभोक्ता पे बढ़ाने की बात करते हैं कि कंजम्पशन बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ। उसके कारण से क्लाइमेट भी खराब हो गया उनका, हमारा भी हो गया उनके चक्कर में, और बहुत सारी चीजें हो गई। तो भारत को अपनी सोच के साथ में इस ग्रोथ रेट पे बात करनी है कि हम 47 के बाद कंजम्पशन की बात करेंगे। अभी तो हमको फोकस चाहिए कैपिटल लेड पे। पर आज जो रिसर्च आर्टिकल्स आ रहे हैं सब जगह, और जो आर्टिकल्स आ रहे हैं अखबारों के अंदर, वो क्या कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की बात करो, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ शुड बी सस्टेनेबल एंड इट शुड बी इंक्लूसिव। इसकी आवश्यकता कितनी है ये हमको सोचने की आवश्यकता है कि बाद में करेंगे ना, 10-20 स्टेशन तो छोड़ ले हमारी गाड़ी, उसके बाद में हम इस पर फोकस करें। बहुत सारी चीजें 47 के बाद देश को सोचनी चाहिए। आज उससे कंफ्यूजन होता है। इसी कारण से जब वेस्टर्न मॉडल्स को रेप्लिकेशन की बात होती है, बहुत समझदारी से रेप्लिकेट करने की जरूरत है। जो प्रोफेसर्स बैठे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप रिसर्च कीजिए इस दिशा में कि जो वेस्टर्न मॉडल्स है, अगर उसको पूरा हम यहाँ इंप्लीमेंट कर देंगे अपनी ग्रोथ के लिए, हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें अपने मॉडल्स पे, अपने तरीकों से ग्रोथ रेट पे जाना चाहिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अचीव देश कर लेगा तो 4, 5, 6 की हम बाद में बात करेंगे। अभी 4, 5, 6 की बात करना देश को भ्रमित करना है, मेरा ऐसा मानना है। ये बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण से हमको चाहिए लीडर्स डिसाइसिव, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, अनबायस्ड, ओपन माइंड, टेक बोल्ड डिसीजंस वेयर अदर हेजिटेट। इसी कारण से आज देश को वेल्थ क्रिएटर चाहिए, आज देश को जॉब क्रिएटर्स चाहिए, और आज देश को ग्रोथ क्रिएटर्स चाहिए। हमको ऐसी 100 बड़े इंडियन ब्रांड्स बनानी है, मल्टीनेशनल कंपनीज भारत की, जिसका साइज एप्पल जितना हो। एप्पल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 ट्रिलियन है, और आज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने संकल्प लिया कि हमें $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। हमको ऐसी 100 कंपनीज बनानी है अपने देश की। ये बनेगी तो ग्रोथ आएगी हमारी। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि याद रखें कि हम अपने उत्थान को संभाल नहीं पाए। हम पहले भी बहुत अच्छे डेवलप्ड इकोनॉमी थे, हम अपने उत्थान को, जिसको शुरू में मैंने बात की, 800 बरस की हमारे को गुलामी हो गई, हम उसको संभाल नहीं पाए, और उस पे दोबारा ये संकट ना आ जाए। आज़ादी के बाद में जब हम देखते हैं कि अपनी चिंता करने वाले बढ़ गए, देश की चिंता करने वाले कम हो गए, उस पर देश को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और हम अपने गलतियां जो पहले हो गई अब ना करें,
इसके लिए विश्वविद्यालयों में बात होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, नए तरीके से इसकी पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क में हमको सोचना चाहिए कि वो गलती जो पुरानी हुई होंगी वो अब ना करें। देखिए, अच्छा होना बहुत अच्छा है, राजा का, सरकार का अच्छा होना भी बहुत अच्छा है, पर अपने देश के लोगों के लिए अच्छा है, शत्रु के लिए अच्छा नहीं है। अभी कल भी मैं कहीं बात कर रहा था तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, उन जैसा वीर नहीं हुआ, और ऐसा लोग कहते हैं हिस्टोरियंस कि उनके बाद देश में वीरता का अंत हो गया पृथ्वीराज चौहान के बाद में। लेकिन एक पृथ्वीराज चौहान की गलती ने सदियों तक देश को गुलामी की तरफ ले गए। अगर वो पहली बारी ना छोड़ते, इस बात में मत जाइए कि वो, बहुत सारे मेरे हिस्टोरियंस मुझसे बात करते हैं, कहते हैं सर 17 बार नहीं था, वो तो 1-2 बार ही छोड़ा था, 17 बार की तो कोई बात नहीं थी। पर एक बार भी क्यों छोड़ना? राजा कितना भी अच्छा हो, पृथ्वीराज चौहान से अच्छा राजा नहीं था। प्रतापी भी थे, वीर भी थे, सब थे, जो अच्छी चीजें हो सकती हैं सब थी, पर शत्रु के साथ दया, ये इंडिविजुअल ट्रेट नहीं हो सकता राजा का, क्योंकि सदियों तक हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। उसकी एक गलती की सदियों तक कीमत चुकाई जाती है। इस कारण से हमारी सोच को हमें बदलना भी होगा कि 47 में जब भारत फिर से विकसित राष्ट्र होगा, ये जो पीढ़ी बैठी है, ये नए जो बच्चे बैठे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप पॉलिसी पे होंगे उस समय, आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम उस समय करेंगे। क्योंकि याद रखना कि जो इमारत जितनी ऊंची होती है उतनी खतरे में होती है। आज जो चैलेंजेस हैं वो कल नहीं थे, और अब 47 में जो चैलेंजेस आएंगे वो आज नहीं हैं, पर उसको समझकर उसके हिसाब से नीति नियत को तय करना ही हम सबका काम है। और अगर आज की ये पीढ़ी जो विश्वविद्यालयों के अंदर है और जो प्राध्यापक हैं, हम सब वो किस्मत वाले लोग हैं कि हमको देश के भविष्य बनाने का काम हमको मिला है। और अगर हम इसमें चूकते हैं तो हम वही गलती करेंगे जो हमारे पुरखों से हो गई थी, कि जब समय भी सही है, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी हर चीज को है, ऐसे मनों को तैयार करें जिनमें देश प्रेम फर्स्ट प्रायोरिटी हो, अपनी चिंता ना करें, देश की चिंता करें। मैं आप सबसे प्रण मांगता हूं कि आप सब प्रण करें कि हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। जो दे सकते हैं वो हाथ खड़े करें। हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो, तभी ये विकसित राष्ट्र होगा और हम इसको बचा भी पाएंगे, वो गलतियों से भी बचा पाएंगे। आपने बुलाया, बहुत बहुत